बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त पंजाब में आखिर चल क्या रहा है। सीएम पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना था। इस हवाले से स्पीकर को एक ख़त लिखा गया, मुरासला जारी किया गया जो गवर्नर की जानिब से किया गया और उनका कहना था कि एतमाद का वोट लिया जाए। वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक वो ना इजलास हुआ और ना ही अभी तक वोट लिया जा सका। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि आज रात 12 बजे तक का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि कल के दिन का आगाज़ हो और उसके बाद जो है एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीएम को डी सीट भी किया जा सकता है, गवर्नर राज की इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। जबकि स्पीकर अपने जो है वो नैरेटिव पर, अपने ओपिनियन पर कायम है और उनका कहना यह है कि इजलास जब लास्ट टाइम हुआ तो उसको ख़त्म नहीं किया गया था बल्कि मुलतवी किया गया था और अभी इजलास जो है यहाँ जो वो लास्ट सेशन था वो भी जारी है। साथ ही साथ इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बहुत सारे अहम शख्सियात लाहौर के अंदर मौजूद हैं, गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं। अहम मुलाकात जारी है और कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या चल रहा है, क्या प्लान है? कंटेनर्स पहुंच चुके हैं और कंटेनर्स किसने पहुंचाया, इसके हवाले से भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कोई क्लैरिटी नहीं हो रही कि कंटेनर पहुंचाए तो किसने पहुंचाया, क्योंकि तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स जो है इस हवाले से इनकार कर चुके हैं, जी हमारे में नहीं है कि यहाँ तक कंटेनर्स कैसे पहुँचे। बहरहाल आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 23 तारीख को, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब कह चुकी है कि असम्बलियाँ ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ दिस लीगल ग्लिच अभी तहलील नहीं हो पाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस सब असना में क्या होगा, गवर्नर राज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सारा मामला जो कि प्राइमरीली इसीलिए किया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, वो किस हद तक जो है वो नागुज़ीर हो चुके हैं। KPK असम्बली जो है उसकी रेजोल्यूशन को नत्थी किया गया है पंजाब असम्बली की रेजोल्यूशन से, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, एक्सपर्ट लॉ। वेलकम टू द शो राजा साहब। साथ उनके ज्वाइन कर रही हैं नादिया मिर्ज़ा साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नादिया साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे राजा साहब करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी तक हमारे सामने हैं और ख़्याल ये भी किया जा रहा है कि सारा मामला जो है वो अदालत की जानिब दोबारा जा सकता है। अब ये बताइए कि अभी तक की लीगल पोजीशन इस सारे मामले की है क्या, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है जो बन चुकी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो वफाक के अंदर बैठी है उसका कहना है कि जो हिदायत हैं वो फॉलो की जाएंगी गवर्नर की, जबकि गवर्नर ने जो लिखा नोटिफिकेशन, जो उन्होंने हुक्म जारी किया, उस कंसर्न को मौजूदा स्पीकर रेज कर चुके हैं टू द प्रेसिडेंट। ये भी बात हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब चाहें, उनके पास ये पावर है कि वो गवर्नर के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन ले सकते हैं। हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन राजा साहब? देखिए मुर्तज़ा, इस पूरी सिचुएशन को लीगली देखने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि पॉलिटिकली क्या वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है। पॉलिटिकली हमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रहे हैं। एक, जैसा आपने अपने बयानिया में कहा कि जी जनरल इलेक्शंस या अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए मुल्क भर में, और दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी नहीं, मौजूदा सिस्टम को चलने दिया जाए और इसे ही लेके आगे बढ़ा जाए, जिसमें असेंबलियों की रेजोल्यूशन को ये तस्वर किया जा रहा है कि इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि हम असेंबलियों को डिसॉल्व करेंगे, दोनों वज़रा आला को बिठा के, और वज़रा आला को आईनी तौर पर ये हक दिया गया है आईनी पाकिस्तान में कि वो डिस्क्रिशनरी अपनी मर्जी से जब चाहें असेंबलीज की रेजोल्यूशन की एडवाइस भेज सकते हैं, और वो एडवाइस गवर्नर पे बाइंडिंग है कि विद इन 48 आवर्स वो उस पर डिसीजन ले, अदरवाइज असेंबलीज डिसॉल्व होती हुई नजर आएगी। जब ये पोजीशन आ गई और ऐलान हो गया कि 23 को करना है, तो हुकूमत जो चाह रही थी कि PDM की कि ये असेंबलीज ना डिसॉल्व हो, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि अब असेंबली रेजोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कैसे परवेज इलाही साहब को बरकरार रखा जाए वज़ीर आला। तो इस सिलसिले में पॉलिटिकली उन्होंने कोशिश की। जरदारी साहब आके लॉन्च हो गए लाहौर से आके, उन्होंने अपने कैंप लगा लिए, लोगों से मिलना जुलना, चौधरी शुजात को कन्विंस करने की कोशिश, और ये वो तमाम कोशिशें उन्होंने पॉलिटिकल अपने जो उनका एरिना था उसमें शुरू कर दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अगर ये नहीं कामयाब होता तो लीगली हम इसको कैसे रोक सकते हैं। लीगली रोकने के लिए पहले तो उन्होंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश कर दिया। करेक्ट। जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, जिसमें ये है कि अगर वो टेबल हो जाए और उस पर नोटिस हो जाए, तो फिर दौरान जब तक उसका फैसला नहीं होता, असेंबली की रेजोल्यूशन का इख्तियार वजीर आला के पास नहीं होता। लेकिन ये लाते ही उन्हें नजर आ गया कि भाई इसमें तो हमें 186 अरकान
सामने लाके खड़े करने पड़ेंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। अब 186 का फिगर अगर काफ लीग नहीं टूटती तो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है, उनके पास जितने मर्जी वो बंदे देख लें। और उनके 2-3 अफराद तो बैरून मुल्क हैं, हमजा बैरून मुल्क है, दूसरे हैं। तो फिर ख्याल आया कि जनाब अब क्या इसमें पफ ना ली जाए। तो गवर्नर साहब ने कहा कि जी मैं इजलास बुला रहा हूँ, और वजीर आला साहब को कहा कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दें। अब ठीक है, इसमें आप राजा वजीर साहब आला मेरे साथ रहिएगा, मैं माजर चाहूँगा मेरे साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। 4 बजे का वक्त गुजर गया, अभी तक इजलास नहीं हो सका और रात 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है। सुबह गवर्नर राज की भी बात हो रही है और डी सीट भी सीएम को किया जा सकता है, इस हवाले से बात हो रही है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकेंगे? व्हाट द करंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड व्हाट इज योर प्लान सर? नहीं, हमें तो नहीं पता करंट गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। और देखिए, बड़ा सीधा सीधी बात है। पाकिस्तान आइन के तहत पाकिस्तान चलता है, तो आइन का आर्टिकल 109 जो है वो वाजे है, सेशन कैसे बुलाने हैं, कैसे प्रोरोग होने हैं। उसके बाद ये है कि वजीर आला जो है वो गवर्नर की प्लेयर पे सर्व करेगा, बट गवर्नर जो है उसका प्लेयर उसको सीएम को उस वक्त तक हासिल रहेगा जब तक सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत जो है वो सीएम के साथ है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर के साथ 187 से ज्यादा एमपीएस की हमायत उन्हें हासिल है। जो ही स्पीकर जो है वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सेशन तलब करेंगे तो 187 बंदा आ जाएगा। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी है, वो 186 आदमी अपोजिशन में लाना है, वो अपोजिशन लेके आ जाए। तो ये जो गवर्नर साहब की ख्वाहिशों पे तो नहीं मुल्क चल रहा, ये तो आइन के तहत चलना है, और आइन के तहत उन्हें कोई इख्तियार नहीं है वजीर आला को अपने ओहदे से बर्खास्त करने का। अच्छा सर, जो अब खत लिखा है स्पीकर साहब ने सदर साहब को, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि सदर साहब भी डिस्प्लेयर का इजहार करें एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो गवर्नर साहब के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल सदर साहब उनसे रेफरेंस भी भेज सकते हैं और गवर्नर को उसके ओहदे से बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में आइन में हर चीज वाज़ेह तौर पे दर्ज है और हर शहरी को और हर जो ओहदेदार है उसको आइन पे अमल करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली हैं, उन्होंने खान साहब को, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने खान साहब को कुछ ऐसी भी चीज़ के बारे में बताया कि जी हमें पैसों की ऑफ़र की गई, हॉर्स ट्रेडिंग का आंसर का जिक्र किया गया। कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस हवाले से, आप कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास परसू कर रहे हैं उसको? जी बिल्कुल, अभी नहीं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि खान साहब से कहा, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि किस तरह से खवातीन जो हैं उनको पैसों की ऑफर की गई है। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये जरदारी साहब और ये नासिर अली शाह और ये लोग जब भी रुख करते हैं वो माहौल ख़राब करते हैं और सिंध के अवाम का पैसा हॉर्स ट्रेडिंग पे लगा रहे हैं, जो ज़ाहिर है एक बड़ी बुरी बात है और इससे उन्हें रोकना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये नामुनासिब है। ये बताएं सर कि चौधरी साहब, गवर्नर राज तो ज़ाहिर है उसका भी आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। बहुत सारे खैर लोगों का ख्याल है कि जी इस सारी सूरत हाल के अंदर गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो आप थोड़ी सी बीइंग एन एक्सपर्ट एट लॉ एज वेल, आप बता सकते हैं गवर्नर राज ना लगने के हवाले से क्या प्रोविजंस हैं? आई मीन व्हाई नॉट? देखिए, गवर्नर रूल जो है वो आर्टिकल 234 के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो जो सूबा है वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल है कोई नहीं, आइन वाज़े है और जो सूबाई चीफ मिनिस्टर है और गवर्नमेंट है वो आइन के मुताबिक काम कर रही है। लिहाजा ऐसी कोई बात है नहीं कि वो उसके ऊपर अमल जो है वो नहीं हो रहा। तो जो इसके साथ साथ जो हमारे अदालतों के फैसले हैं उन्होंने बड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन की है गवर्नर रूल की, और अदालतों ने कभी इनकरेज नहीं किया गवर्नर रूल को। लिहाजा इस सूरत हाल में तो बड़ा मुश्किल है कि गवर्नर रूल, लेकिन गवर्नर रूल में फिर प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो इख्तियारात गवर्नर को देते हैं या अपने पास रखते हैं। और इस सूरत में अगर सदर अपने पास इख्तियार रखते हैं तो फिर भी मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत को कोई फायदा होगा। आखिरी सवाल ये बताएं सर, कंटेनर्स का बड़ा मामला बना हुआ है, पहुंचे हुए लाहौर में कंटेनर, और जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं हमारे इल्म में नहीं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन किसने पहुँचाया, कैसे आए यहाँ पे कंटेनर? फ्रेंकली मैंने तो देखे नहीं कंटेनर कहाँ पे पड़े हुए हैं। सारा दिन मैं लाहौर में रहा हूँ और किसी जगह पे हो तो पता नहीं है, हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। और देखिए, आइन के तहत मुल्क चलना है
और आइन की इंटरप्रिटेशन का हतमी इख्तियार ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे उस पर सारे अमल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। नादिया साहिबा, आपकी तरफ आना, काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों जानिब से लीगल जो है वो पेश किए जा रहे हैं पॉइंट्स, और मामला जो है वो इस वक्त एक मरतबा फिर पंजाब का सीएम शिप का हमें नज़र आ रहा है गड़बड़ का शिकार, और अदालत की जानिब जाने की कवी इम्कानात भी मौजूद हैं। हाउ डू यू एनालाइज दिस एंटायर सिचुएशन मिस नादिया? थैंक यू वेरी मच। इस सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर भी है, बुरान का शिकार भी है, आईनी बुरान भी है, कानूनी बुरान भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुद साख्ता नहीं है, ये बनाया हुआ है, अपना आपका पैदा किया हुआ है। अगर हम इसका जिम्मेदार किसी एक को ठहरा नहीं सकते, डेफिनेटली जिसकी वजह से है वो समझता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पीएमएलएन की बात करें तो जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जब पीटीआई ने ये सारी कुछ प्लानिंग की, फ्रॉम 26 नवंबर उन्होंने इस पर मुशावरत शुरू की। 17 दिसंबर को आके इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि मैं 23 दिसंबर को असेंबलीज डिसॉल्व कर दूंगा। और फिर जब उनसे पूछा गया कि जी आप 17 दिसंबर को अनाउंस कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते का या 5 दिन का या 6 दिन का टाइम क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनको देखना चाहता हूँ कि वो कितने पानी में या वो क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अनजस्टिफाइड था जवाब था। मुझे ये लगता है कि कोई भी नहीं चाहता था कि असेंबलीज टूटे। इमरान खान साहब शायद शुरू में चाहते हो, लेकिन मुशावरत करने के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनको कन्विंस कर लिया था। और हमें और आपको सबको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबलीज तोड़ना नहीं चाहते थे, और उन्होंने 2-4 नहीं पहले 5-6 रीजंस दिए थे, खासतौर पे अपने डेवलपमेंट के बजट, अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो एक हफ्ते का टाइम देने के मतलब ये है कि आपके पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, और आपको ये भी पता है कि जब आप 1 हफ्ते का टाइम उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी सियासत में 30-30, 40-40 साल से वो ये चीजें कर रहे हैं, उसके बाद तो आप ये सब अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इट वाज एवरीथिंग वाज एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग वाज वेरी मच प्लान्ड, एंड एवरीथिंग इज एज पर एक्सपेक्टेशंस वी कैन से। तो ये जो बुरान है ये नहीं है, ये पैदा करता है, आपको पता था किया गया है, जान की हर चीज जान की गई है। सिर्फ खान साहब माजरत के साथ किसी को बुरा लगी कि खान साहब की फेस सेविंग कह सकते हैं, खान साहब चाहते थे असेंबलीज टूटे, चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते थे असेंबलीज ना टूटे। सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी जाए कि खुद ब खुद क्राइसिस की तरफ चला जाए। अब 23 दिसंबर को कम से कम असेंबलीज नहीं टूटी, नहीं टूटनी पंजाब की, और जब पंजाब की नहीं टूटनी तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं टूटनी। अभी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कल वो पेश होगी, 3 दिन उस पर बहस होगी, अगले 7 दिन के लिए डेफिनेटली उनके पास टाइम होगा वोटिंग का। अभी रात 12 बजे इत्तलात आ रही है जी उनको डी नोटिफाई कर देंगे। तो एक अजीब सा बुरान और एक अजीब सी कैफियत से गुजार होंगे। इफ वी गो बाय दिस फॉर्मूला जो आप कह रही हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसमें इवेंचुअली वो कितना टाइम है जो बार्गेन कर लेंगे? मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन ज़ाहिर है जो इलेक्शन का अपना गवर्नमेंट का टाइम है वो तो काफ़ी ज़्यादा है अभी। कौन सी पंजाब गवर्नमेंट जी, पंजाब की बात कर रहा हूँ कि कितना टाइम बाय कर लेंगे इस तरह करके? अगर इसको इसी तरह कॉम्प्लिकेट करके ही जो है वो आगे बढ़ना था तो कितना टाइम है जो? देखिए लेट्स सी, हम 26 को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कितना टाइम ये बाय करेंगे। हम 17 दिसंबर को भी पहले हमें ये बताया गया था कि 15 से 20, जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूँ, तो उस वक्त हमें बताया गया था। अभी फवाद चौधरी साहब आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने ही कहा था कि वो 15 से 20 के दरमियान असेंबलीज तोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 17 दिसंबर को उनका क्या मैं 23 को तोड़ेंगे। तो वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, वी आर क्लूलेस राइट नाउ कि कितना टाइम ये एग्जैक्टली बाय कर लेंगे। अभी आपके पास 10 दिन है, कम से कम 10 दिन, यानी 10 दिन का मतलब हो गया कि 31 दिसंबर तक तो पंजाब असेंबली नहीं टूटती। उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है, क्या आपस में राब्ते होते हैं, क्या मुज़ाकरात होते हैं, कौन किसको बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाता है और क्या चीजें हो सकती है, थोड़ा सा कबल वक्त होगा। लेकिन लेट्स सी, 10 डेज तो कम से कम कहीं नहीं गए। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो ये कहते थे कि हमें जनवरी फरवरी के तक का टाइम हो, कम से कम दिसंबर में ना टूटे, जनवरी में ना टूटे, तो लेट्स सी कि उस वक्त तक क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल असेंबली तोड़ने के आसार नहीं है। मैं अजीब सी कहूंगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े पुराने सियासतदान है। इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं सियासत नहीं आती, मैं नहीं मानती, मगर फिर भी अगर हम उसको भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दे तो चौधरी परवेज इलाही साहब ऐसे सियासतदान नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि जब हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 6 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो आगे जो आपके पीएमएलएन वाले और पीपल्स पार्टी वहां पर है,
वो कौन कौन से पत्ते इस दौरान खेल जाएंगे, कौन कौन से कार्ड्स वो खेल जाएंगे। तो मैं ठीक इतना इमेच्योर सियासतदान किसी को देखते यहाँ पे कर नहीं सकती, खासतौर पर चौधरी बरादरान ठीक को। है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। राजा साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब गवर्नर राज की भी ज़ाहिर बात हो रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रात 12 बजे के बाद गवर्नर राज जो है वो इन्वोक किया जाए या डी-सीट कर दिया जाए सीएम को। चौधरी अभी हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब, उनका भी ये कहना था कि ये नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन जो लीगल टीम या वकला या लीगल एक्सपर्ट ऑन द साइड ऑफ पीडीएम या द गवर्नमेंट, उनका कहना है कि जो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बट ये इन्वोक हो सकता है, लग सकता है। हाउ डू यू सी दिस, ये पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान है, ऐसे नहीं कर सकता गवर्नर आज। और अगर गवर्नर साहब करेंगे तो गवर्नर साहब सुन रहे हैं कि डी नोटिफाई करेंगे वजीर आला को। अब वजीर आला को बात समझने की है कि कैसे नोटिफाई करेंगे। अभी तक जो इशू चल रहा है वो इशू तो चल रहा है स्पीकर सूबाई असेंबली और गवर्नर का। उनका लेटर आया है, इनकी आगे से रूलिंग के लिए। अभी तक वजीर आला का तो कोई इशू आया नहीं, कोई वोट की बात ही नहीं हुई, तो कैसे वजीर आला को वो डी-सीट करेंगे? यानी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल ना ऐसी बात होगी कि जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक मिनट के लिए भी नहीं ठहर सकती। और दूसरी तरफ अगर कहा जा रहा है कि सदर साहब गवर्नर को हटा दें, तो ये भी एक ऐसी चीज है कि सदर साहब सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर को हटा सकते हैं। अदरवाइज सदर साहब के पास भी कोई इख्तियार हासिल नहीं कि आज खुद वो गवर्नर को हटा सके। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ी क्लैरिटी कर दें, क्योंकि इस पे मैं मुतज़ाद चीज़ें पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म के सजेशन के ऊपर वो अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर को, लेकिन अगर डिस्प्लेयर या ही इज़ नॉट हैप्पी विद द गवर्नर तो ही हैज़ दिस पावर कि वो उनको रिमूव कर सकते हैं। इस हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उनको जो पावर्स हैं वो यही है कि ही शैल एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा वो खुद एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो उनको गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल ही अख्तियार नहीं कि वो गवर्नर साहब को निकाल सके, और ना ही गवर्नर को अख्तियार है कि वो सीएम को निकालेंगे। अब क्या होगा अगर वो कोई ऐसा नोटिफाई कर देते हैं रात में या सुबह में, तो अल्टीमेटली ये होगा कि इस मैटर ने ऑल टुगेदर अब जाना है अदालतों में, हाई कोर्ट्स में। ऑल्दो मंजूर भट्टो साहब का केस मौजूद है, जिसमें ये हुआ था कि भट्टो साहब को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात हुई, नहीं लिया गया, रिमूव कर दिया, और बाद में कोई जब अदालत का फैसला आया, 5 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरीके से वजीर आला को रिमूव नहीं कर सकते, और उनको कहा गया कि आप जाइए दोबारा और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। अब यही उनकी जो मुझे लग रहा है गेम प्लान है कि किसी तरीके से ये मैटर चला जाए अदालतों में, अदालतों में जाएगा तो फिर स्टे पे चलेगा। स्टे पे क्या होगा कि आपको याद है कि हमजा साहब के जब गया था मैटर, तो स्टे पे वजीर आला तो वो रहे, लिमिटेड पावर्स थी, वो चलाते रहे, इधर भी लिमिटेड पावर्स हो जाए, परवेज इलाही सब चलाते रहे, और स्टे अगर 1 माह 2 माह 3 माह ये केसेस चलते हैं तो फिर ना असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, और जो पर्पस है कि ये असेंबली की रेजोल्यूशन ना हो और आम जनरल इलेक्शंस के मुकर्ररा वक्त तक पहुंच जाए, तो फिर वो पर्पस अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल डर्टी पॉलिटिक्स विच इज गोइंग ऑन, और इसमें अदालतों को घसीटा जाएगा, इसमें दूसरी चीजें होंगी। और गवर्नर राज की अगर बात है तो वो भी अदालतों में जाएगा, 2-4 माह उसमें लगेंगे, 2 माह 1 माह जो भी है। तो ये जो मैंने शुरू में कहा था कि बेसिक जो आइडिया है, जो पीटीआई चाह रही है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाए, और दूसरी तरफ ये है कि जी असेंबलियों को मुकर्ररा मुद्दत तक ले जाया जाए, बल्कि फजल रहमान साहब के बकौल तो शायद इसको एक्सटेंशन भी दी जाए। तो ये असल में टग ऑफ वॉर है, ये वो इशू है कि जिसको अब अदालती अगर उसमें आ गया तो मुझे लगता है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा और असेंबली रेजोल्यूशन डिले हो जाएगी। ठीक है, नादिया मिर्जा साहिबा, अब इवेंचुअल जो मकसद इस एंटायर एफर्ट के पीछे है, दैट इज गो फॉर द जनरल इलेक्शन एंड गो अर्ली। अब जो ये सारी ट्रेजेक्ट्री है जिसमें चीज़ें बढ़ रही हैं, अर्ली इलेक्शन तो हमें लग नहीं रहा कि जल्दी हो पाएंगे जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब नीड ऑफ द आवर तो हम समझते हैं कि है, आपके ख्याल से क्या वाकई नीड ऑफ द आवर अर्ली इलेक्शन है, या इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, सिर्फ पीटीआई का मुतालबा है? मैं अभी इसमें एक्सटर्नल फैक्टर शामिल नहीं कर रहा कि हमें एक्सटर्नल भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मुर्तजा, मैं अभी एक और प्रोग्राम कर रही थी 8 से 9, तो मैं उस एंकर वो उनका भी ऑलमोस्ट इस किस्म का सवाल था। मुझे एक बात बताएं,
इलेक्शंस जो हैं, जो फ्रेश इलेक्शंस हैं, जो जनरल इलेक्शंस हैं, जो डिमांड है पीटीआई की कि वो जल्दी होने चाहिए, उससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? इस आवाम को, इस मुल्क की आवाम को क्या फर्क पड़ने जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो अगर मार्च में हो जाते हैं, इलेक्शन जुलाई में हो जाते हैं, इलेक्शन अगस्त में हो जाते हैं, या इलेक्शन अक्टूबर में हो जाते हैं, मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अर्ली इलेक्शन से। ये एक जिद है, पीटीआई की जिद है, और वो जिद इसलिए है कि उनको जाहिर सी बात है उनके हाथ से हुकूमत ली है, उनको निकाला है पीएम हाउस से, उनकी हुकूमत को जल्दी खत्म किया है, और ऑल्दो के आईनी तरीके से किया है, वही तलब वैसे है कि बहरहाल उनकी हुकूमत को खत्म किया गया है। उनकी एक जिद है कि जी आप इलेक्शन करवाएं, और उसके लिए आप हर चीज को स्टेक पे लगाने को तैयार हैं पाकिस्तान के माशी हालात देखते हुए भी। तो मैं तो इस पे बड़ी आसानी से कन्विंस हूँ कि ये सिर्फ अनाओं की और जिद है, जिद लेकिन की नादिया जंग साहिबा है, एक चीज नादिया साहिबा, वो ये दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा इक़्तिसादी हालात हैं, या जिस समत के अंदर हमारी चीज़ें या जिस स्पीड के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, वो डॉलर है, पेट्रोल है, यू नो बेटर देन मी, वो चीज़ें विंडिकेट कर रही हैं कि एक फुल मैंडेट से गवर्नमेंट आनी चाहिए विद ए क्लियर कट प्लान एंड पॉलिसी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ। मिसाल के तौर पे रूस में अभी हमारे वजीर मुमलिकत जाते हैं, पेट्रोलियम को जाके कहते हैं कौम को मुबारक हो, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी रूस ने सस्ता तेल दे दिया, उधर से फॉरेन मिनिस्टर उठते हैं 2-4 दिन बाद वो कहते हैं नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आई मीन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, जो वहाँ पे कोट की गई, वो ये है कि हम ऐसी गवर्नमेंट के साथ या ऐसे मुल्क के साथ, ऐसी इकॉनमी के साथ काम नहीं कर सकते विच इज़ इन शैम्बल्स। सो ये फैक्टर्स क्या काफ़ी नहीं है कि फुल मैंडेट से गवर्नमेंट आनी चाहिए, या पीटीआई के मुतालबे को हम साइड पर रखते हैं अगर थोड़ी देर के लिए? तो देखिए, फुल मैंडेट से गवर्नमेंट आनी चाहिए, इसमें कोई शायद शक की गुंजाइश नहीं है, उसमें हकीकत है, क्योंकि जो हमारे दोस्त मालिक भी हैं, एक्चुअली मसला ये भी है ना, देखिए आपकी बात इस हद तक ठीक है, मान समझ आने वाली बात है, क्योंकि इस हुकूमत के पास बैगेज है, वो बैगेज है आपके पिछले सालों की करप्शन का। अब मैं आपको बताऊं मुर्तजा, जो अक्सरियत लोग अगर जिसको कहना चाहिए कि इनके खिलाफ हुए, तो वो इस वजह से सिर्फ नहीं हुए कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया है। असल में मुखालफत उससे सामने आई है जब इनके चेहरे यहाँ पर सामने आए कि जी आप पिछले सालों आपकी एक साल की करप्शन के बैगेजेस आपके साथ। इस हद तक तो ये बात समझ में आती है जो एक्सटर्नल की आप बात कर रहे हैं कि कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। डेली मेल जैसे केसेस दो, आप बेशक आप कह लीजिए कि जी उन्होंने माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या वो तमाम जो करप्शन के केसेस आपके जो बैगेजेस थे, चाहे वो जरदारी साहब के हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के हो, और चाहे वो हमजा के हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हो, आप पे खत्म नहीं हो जाते। ये एक्सटर्नल फैक्टर वाली बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ तय नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जो आपके करीबी तरीन, जो दोस्त तरीन ममालिक भी जिनको आप क्लेम करते हैं, वो इस वक्त आप पे ट्रस्ट करने के अलावा अपने हुकूमत पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि वो आज पैसा देते हैं, आज आपको इन्वेस्ट करते हैं, आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आगे जाके आप स्टे करते हैं इस हुकूमत में, नहीं करते, और फिर आप करने के बाद आपकी पॉलिसी नहीं करती। आप तो इस हुकूमत में अगर नहीं रहे तो आप तो इस मुल्क में भी नहीं रहेंगे। हमारी तारीख तो ये है कि अपने अपने सूटकेस पैक करा के इस मुल्क से चले जाते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो आई डू अग्री विद योर थ्योरी कि जी वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर करने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है और एक फ्रेश मैंडेट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगेन आप किस कॉस्ट पे वो करेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त जिनके पास हुकूमत है वो उनकी अपनी लॉजिक है, वो ये कहते हैं कि जी जब हम हुकूमत में आए, जब हमने एक सख्त फैसले किए, तो हमें इतना टाइम मिलना चाहिए कि हम कुछ डिलीवर कर सके। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हम कुछ डिलीवर कर सके, ऑल्दो के नजर प्रायोरिटीज भी हमें नजर नहीं आ रही, डिलीवर करने वाली प्रायोरिटीज भी नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंतहाई वर्स्ट है। हमें और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद डॉलर का बुहरान है, बुहरान है। पोर्ट पे आप देखिए कि आप सोयाबीन से लेकर, दालों से लेकर, सब्जियों से लेकर सारे कंटेनर्स वहां पे फंसे हुए हैं। कोई मुझे अफसोस की बात यह है कि कोई इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी जंग है वो आपस की अनाओं की जंग है, उसमें कहीं अवाम नहीं है। अगर मैं और आप ये समझ के बैठे हैं कि जी अवाम की फलाह बहबूद के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए एक चाहता है कि हम पहले इलेक्शन करा लें और एक चाहता है कि हम अपनी मुद्दत पूरी कर लें, तो इसमें तो मैं मान ही नहीं सकती कि अवाम की जो मसाइल हैं या अवाम की रिलीफ जो है वो किसी की भी प्रायोरिटी है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे करूंगा राजा साहब। सर ये फरमाइएगा
कि हमने देखा जब सीएम शिप वाला मामला होना था, हमजा साहब एक तरफ थे और दूसरी तरफ परवेज़ लाई साहब थे, मामला अदालत में चला गया, बेंच बन गया, 5 रुकनी जज साहिबान ने बेंच के अंदर हेयरिंग की और वेरी क्विकली जो उसके ऊपर उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया। अब ये मामला अदालत की तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अभी इसकी ट्रेजेक्ट्री बन रही है, इसकी पटिशनर जो है या फाइल केस करने वाले जो हैं वो आपको पीटीआई के कैंप से लोग नज़र आ रहे हैं, काफ लीग के कैंप से नज़र आ रहे हैं, या हुकूमत की जानिब से आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आज गवर्नर साहब असल में मुल्क में लाकानूनियत को पीडीएम की हुकूमत ने बढ़ाने में या आइन के खिलाफ ये जो काम हो रहे हैं, गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं किसी किस्म का भी। और अगर आज वो डी नोटिफाई करते हैं सीएम को, सीएम देखिए जो आपकी सूबाई मशीनरी होती है, चाहे वो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, आईजी हैं, वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इज सीएम। और अगर हमें ये पता चलता है कि जी वो तो कह रहे हैं नहीं हम गवर्नर की एडवाइस मानेंगे और वजीर आला की एडवाइस को वो मानने से इनकार कर दें, तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इसमें भले से जितनी दफा अदालतों में चले जाएं, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तमाम जो कैओस है, ये जो तमाम इंस्टेबिलिटी है, इसमें बिल्कुल अदालतें जो है वो इसको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगी। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शंस है। नादिया मिर्जा ने कहा अभी कि जी अवाम पे क्या असर पड़ेगा, अवाम पे असर के अभी हो या 8 माह बाद हो, तो अवाम पे असर ये पड़ेगा कि 8 माह पीछे अगर हम चले जाते हैं तो डैमेज कम होगा। से जब आएंगे तो वो जो अप्रैल से लेके अभी 8 माह में असर पड़ चुका है अवाम पे। जब 200 250 पे पेट्रोल चला गया, 320 रुपए, लेकिन जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे तो मजीद जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया जी। राजा आमिर अब्बास साहब का कहना था, माजूद चाहूंगा सर वक्त की कमी का सामने मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया, राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें पंजाब असम्बली और इससे जुड़े जितने भी मामला हैं उसकी तहलील के हवाले से मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन की अभी तक की जितनी भी कोशिश काविशें हमारे तक आ सकी हैं, जितनी खबरें आ सकी हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वासिक क़यूम अब्बासी साहब, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। वेलकम टू द शो। अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि एक ख़त लिखा है स्पीकर साहब ने सदर साहब को और उसका खासा शोर है कि जी उस ख़त का मतलब या मतन जो है वो क्रक्स ये है कि डिस्प्लेयर ऑन द एक्ट्स ऑफ गवर्नर और उनका रिमूवल जो है वो सीख किया गया। अगर आप हम उसके थोड़ी सी डिटेल्स बता सकें उस खत में अंदर क्या है, ताकि नाजरीन भी समझ सके क्या लिखा गया है। देखिए जी, खत जो लिखा गया वो इस हवाले से लिखा गया कि जो समरी आई है गवर्नर की तरफ से स्पेशल सेशन कॉल करने के लिए कि वज़ीर आला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, ये उसके हवाले से था। और उसमें यह बताया गया कि ये समरी जो है ये नल एंड वॉइड है और ये आइनी एतबार से इसके ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि जो मंजूर वोटों का केस था उसके हवाले से जो जज की रूलिंग थी और मुद्दा ये था कि कम अज़ कम अगर आपने किसी को बुलाना ही था असम्बली के तहत जो गवर्नर की तरफ से और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो उसमें जिल्लत इतनी क्या है कि एक सुबह के टाइम, रात के टाइम ख्वाब आए और सुबह के टाइम आप बुलाएं इजलास और फैसला कर दें कि आज ही कॉन्फिडेंस का वोट ले लें। और उसमें मिनिमम 10 डेज़ का जिक्र किया गया कि कम से कम इतने दिन होने चाहिए कि आपके जो आपके MPs है वो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क में हैं, शहर से बाहर हैं, बीमार हैं या किसी और किसी की वजह से वो नहीं आ सकते, तो उसके लिए एक वक्त दरकार है। तो ये दोनों एतबार से ये गलत है। तीसरा उसमें हिस्सा जो था जो उसका रूलिंग थी स्पीकर साहब की, वो हिस्सा ये था कि ये जितना भी बुलाया गया इजलास वगैरह ये इसलिए भी गैर आइनी है कि जब ऑलरेडी एक इजलास इन प्रोग्रेस है और उस इजलास के इन प्रोग्रेस होते हुए आप इसलिए इजलास नहीं बुला सकते बिकॉज आप ऑलरेडी एक इजलास बुला चुके हैं जो 41st सेशन था और वो ईवान इकबाल में था और वो बजट सेशन था जो कि गवर्नर नहीं बुलाना था और वो अभी तक इसमें खास बात यह है कि वो प्रोरोग्ड हुआ ही नहीं और इतने में गवर्नर ने एक और समरी भेज दी इजलास बुलाने के लिए। तो ये तो नहीं है कि हर सुबह आपको एक नया ख्वाब आए, एक नई सोच आए और उसको आप नई सोच के साथ चल पड़े और समरी पे समरी भेजें। सो मेरे नज़दीक ये था सारा जो खत का मतन था और जो खत का भी और जो रूलिंग दी गई स्पीकर। ये बताइएगा अब्बासी साहब के अब जाहिर है
सीएम जिनसे तो खैर प्रॉब्लम चल रहा है अभी मौजूदा हुकूमत का, यानी जो वफाक में बैठी है, सीएम साहब के हवाले से अगर तो कोर्ट में जाता है मामला, तो हम देख रहे हैं कि अभी उनके गिर्द जो है वो इन्वेस्टिगेशन, सवालात, जवाबात, अदालत का इस्तफसार करने वाली चीज़ें हम अभी नहीं होती देख रहे, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अभी तो उससे इनकार ही नहीं किया। अब मामला जो है दैट इज़ बिटवीन द गवर्नर एंड द स्पीकर। अब इसमें आपको या डिप्टी स्पीकर साहब जिस तरह आप हैं और स्पीकर साहब उनको तलब किया जाता है, तो आई मीन क्या यही पॉइंट आप अदालत के आगे रखेंगे, या अदर दैन दैट कोई और भी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करेंगे एंड यू विल मेक योर आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग कि जी गवर्नर ने कहा और इस वजह से हमने जो है वो इजलास तलब ही नहीं किया, या देयर इनफ? देखिए जी, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और हमें मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई गैर आइनी काम नहीं है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है 18th अमेंडमेंट के बाद जो असम्बलीज ने अपने रूल ऑफ बिजनेस ड्रॉ किए हैं अपनी असम्बलीज के, हमने उसके मुताबिक बात की है, कोई उससे हट के बात तो की नहीं है। और उसके मुताबिक वैसे भी अगर दो रिक्वेस्ट आई, एक समरी आई और एक इनके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, दोनों का जो मकसद था वो यही है कि जो वज़ीर आला है वो अगर खो चुके हैं तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेनी चाहिए, नहीं तो हम उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। दोनों में जो इनका फोकस है वो वज़ीर आला है। तो भाई अब आपको सफ्तान खान साहब ने, स्पीकर ने, असम्बली ने कह दिया कि हम आपको मौका दे देंगे, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने की है तो आप अपने बंदे 186 पूरे करें, आपको मौका देते हैं। अब खुद से ही दो जगह पे अप्लाई करके वावेला मचाया हमारी एक जगह खराब है, जबकि दोनों का रास्ता एक है और पहुंचना एक जगह पे है, तो कर लेना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरी 186 बंदे पूरे करें, हम आपको मौका देंगे, पूरा मौका देंगे, आपका आईनी हक है। मगर अपने में जुर्रत डालना ये आपका काम है। वो हमने अब ये जो मौके की बात कर रहे हैं, ज़रा उन्होंने तो तलब कर लिया कि इजलास होगा इसके ऊपर और वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कहीं पे किसी भी किस्म का सेरेमोनियल भी जो है नून लीग के MPs जो है वो इकट्ठे नहीं हुए। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं किसी और जगह पे भी ये अपना जो है वो अरकान को इकट्ठा कर लेंगे और इजलास हो जाएगा। आई मीन मैं आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ कि व्हाई दिस एक्चुअली हैज़ नॉट हैपेंड व्हिच दे डिसाइडेड, या ऐसा कहा गया था कि ऐसा हो सकता है। आज जो है वो बुलाया गया था वो समरी के मुताबिक था जो गवर्नर साहब ने भेजी थी, जबकि हमने गवर्नमेंट ने अपना इजलास रखा हुआ है फ्राइडे को। अभी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है उसकी स्क्रूटनी के बाद अपने प्रोसेस से गुजरेगी। वो स्क्रूटनी के बाद इसमें यकीनन 1/4 मेंबरान ने सिग्नेचर किए हैं, उनकी उसमें उसको वेरीफाई है, उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसकी स्क्रूटनी उसके अमल से गुजरेगी। उसके बाद उसने हाउस में टेबल होना है और वो यकीनन जब टेबल होगी तो मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज का मौका दिया जाएगा कि भाई आप लोगों को फलां तारीख दी जाती है और उसमें अपोजिशन आए और अपने 186 मेंबरान को पूरा करें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्यूम अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।